हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम अरे यायावर रहेगा याद और एक साहित्य की डायरी, इन दोनों विधाओं से जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों विधाओं को पढ़ के जो है मैंने सभी प्रश्नों को खुद से बनाया हुआ है, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहना और सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि आपको नहीं पता है, ठीक है, उसको आप लोग नोट डाउन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है ना, चलिए, और ये दोनों विधाएं आप लोग पढ़ चुके होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि कहाँ तक जो है आपकी तैयारी है। जो कुछ भी आपको ना पता हो उनको आप लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, अरे यायावर रहेगा याद के संदर्भ में संगत बताइए। संगत बताना है। यहाँ पे मैं आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, एक तरह से जो है मैं आप सभी को इन प्रश्नों से अवगत करा रही हूँ ताकि आप लोग एक एक प्रश्न से अवगत हो जाए, ताकि यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है, वन लाइनर में अगर इन प्रश्नों को मैं बनाऊँ तो कम से कम 50 से 60 प्रश्न बनेंगे, लेकिन उस वन लाइनर में प्रश्न जिस तरह एनटीए बनाता है उसी तरह के प्रश्नों को मैंने बनाया हुआ है ना। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न बताएंगे। संगत बताना है, इनमें से एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए हम चलेंगे आगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखेंगे, इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, संगत है, संगत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सत्य होना चाहिए। ठीक है, सत्य बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन बी देखेंगे, अगे ने अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, असम आदि प्रदेशों का उल्लेख किया है। ये सभी प्रदेशों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन सी, इसमें भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, और अरे यायावर रहेगा याद में जो है भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, इस पुस्तक में अज्ञेय, येलोरा, अलिफ्ता और कन्याकुमारी, हिमाचल आदि का यात्रा करते हैं। किसका किसका यात्रा किए हैं तो देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, एलोरा, अलिफ्ता, कन्याकुमारी और हिमाचल। ठीक है, ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे ई ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी जो है सत्य है, इसमें कोई जो ऑप्शन है असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। ठीक है ना, तो ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बिहग शिशु मौन नीड़ों में। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से है? यह पंक्ति जो है किस पुस्तक से है? ठीक है, तो अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक से ही है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है, किस रचना से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पढ़ेंगे ना जब अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय का, तो उसमें बीच बीच में ना पोयम दिया गया है। ठीक है, तो उस पोयम को भी मैंने लिया है, पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। तो ये कथन जो है किस रचना से लिया गया है? तो अरे यायावर रहेगा याद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के अनुसार असमिया के लोग शिव सागर को किस नाम से उच्चारण करते थे? जो असम के लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है शिव सागर को किस नाम से वो लोग बुलाते थे या उच्चारण करते थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? असम के जो लोग थे ना, वो तालव्य श को जो है हा बुलाते थे। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे, तो हिव सागर, हिव सागर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्वमय है परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से ली गई है? यह कथन जो है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है?
तो अरे यायावर रहेगा याद, क्योंकि हम सबसे पहले हैं जो है अरे यायावर रहेगा याद से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है पहचानना। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है? निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत जो है विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है? ये सभी यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा रहेगा यहाँ पे मेरी तिब्बत यात्रा, एक बूंद सहसा उछली, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा हुआ है, यहाँ पे रहेगा सी। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा डी। अब बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है ना, विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? विधा आप लोगों को पता ही है, यात्रा वृत्तांत है किसका है? अज्ञेय का है। अब आप सभी को बताना है कि प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष है 1953, 1953। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्यान रखिएगा, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। अब 60 को याद रखेंगे कैसे? एक बूंद सहसा उछली, स का उच्चारण इसमें आ रहा है ना साउंड, तो 100 से 60 ऐसे याद रखिएगा। ऐसे मैं याद करके रखी हूँ तो मुझे भूलता नहीं है इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, जो बन पाए आपसे, आपके माइंड में जिस तरह से बैठ पाए उसको आप लोग बैठा लिया करिए। ठीक है, क्योंकि 100% तो हम याद नहीं कर सकते ना। ठीक है ना, तो जो आपको लगे कि इस तरीके से मैं इसको या इस विधा को या इस प्रकाशन वर्ष को, इस रचनाकार को, ठीक है, वो याद कर सकते हैं, तो वैसे आप लोग याद कर लिया करिए। ठीक है, ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद में कितने अध्याय हैं? अब आप सभी बताएंगे अरे यायावर रहेगा याद में कितने अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, 8 अध्याय हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अध्याय का नाम दिया है, 5 अध्याय यहाँ पे मैंने दिया है, इनको क्रम में लगाना है क्योंकि इस तरह का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आएगा परशुराम से तुखरम, तुखरम होगा, तुखाराम नहीं होगा, तुखरम होगा, परशुराम से तुखरम। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद आएगा किरणों की खोज। ठीक है, हाँ ठीक है, पहले आएगा परशुराम से तुखरम, उसके बाद आएगा किरणों की खोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा, तो काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आएगा मौत की घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आएगा एलूरा। ठीक है, 5 होगा। फिर आएगा मांजुली, 4 होगा। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 2, 1, 3, 5, 4। ठीक है, अब इसको आप लोग क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो मिलान के लिए यहाँ पे मैंने रखा, अगर जिस किसी को नहीं पता हो तो इसको क्रम में लिख लीजिएगा। 2, 3 भी इसमें से आपको अगर पता रहेगा ना तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे और भी है इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अरे यायावर रहेगा याद को अंतिम अध्याय का क्या नाम है? अच्छा, अरे यायावर रहेगा याद में जो अध्याय दिए गए हैं उसका अंतिम अध्याय। ठीक है, 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय का अंतिम अध्याय पूछा जा रहा है कि कौन सा है अंतिम अध्याय। तो अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, सागर शोभित मेघ मेखलित। ठीक है, ये जो है अंतिम अध्याय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बार होती है उतनी ही भीतरी भी। उपयुक्त कथन किस पुस्तक की भूमिका से लिया गया है? यह जो कथन है वो किस पुस्तक की भूमिका से लिया गया है? तो अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक की भूमिका से लिया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरे जयावर रहेगा याद के किस अध्याय में असम का वर्णन है। आप सभी को बताना है किस अध्याय में जो है असम का वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा परशुराम से तुखरम। ठीक है, पहला ही अध्याय है, पहले अध्याय में जो है असम का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरे जयावर रहेगा याद के किस अध्याय में जम्मू कश्मीर का वर्णन है। आप सभी को बताना है किस अध्याय में जम्मू कश्मीर का वर्णन है। किरणों की खोज में। ठीक है, ये दूसरा अध्याय है, किरणों की खोज जो है दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में जम्मू कश्मीर का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शूद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। उपयुक्त कथन अरे जयावर रहेगा याद कि किस अध्याय से ली गई है, किस अध्याय से उद्धृत है या लिया गया है। मौत की घाटी में। ठीक है, मौत की घाटी अध्याय से जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरे जयावर रहेगा याद के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सुमेलित है, यहाँ पे जो है सुमेलित कौन सा है ये बताना है। उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन ऐसा पेपर होगा तो इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, खास करके इस प्रश्न के बारे में बात कर रही हूँ मैं, अरे जयावर रहेगा याद के संदर्भ में सुमेलित है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रोहतांग, मौत की घाटी, शिवसागर, ये दीव सागर नहीं होगा, हिव होगा। ठीक है, हिव सागर, और जल्दाबाद स्वर्ग की बस्ती। ठीक है, ये सभी जगह जो है यहाँ पे, यानी रोहतांग में जो है मौत की घाटी का वर्णन है, शिवसागर में जो है हिव सागर, और जल्दाबाद को जो स्वर्ग की बस्ती। ठीक है, तो सभी ये सुमेलित हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक साहित्य की डायरी किसने प्रकाशित करवाया था। एक साहित्य की डायरी किसने प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 लक्ष्मीकांत वर्मा ने कराया था। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तंभ एक साहित्य की डायरी के प्रथम संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ था। इनमें से कौन सा स्तंभ जो है एक साहित्य की डायरी के प्रथम संस्करण में नहीं प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। ठीक है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये दोनों जो है एक साहित्यिक की डायरी के द्वितीय संस्करण में, ठीक है, द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक साहित्यिक की डायरी के स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। तो वसुधा और नया खून। ठीक है, वसुधा और नया खून पत्रिका में जो है प्रकाशित होते थे। तो केवल ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। यह कथन किस आलोचक का है, ये आप सभी को बताना है। श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है। आसान प्रश्न है ये, मुक्तिबोध ने। ठीक है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या मुक्तिबोध ने कहा है। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, मुक्तिबोध की रचना है ना।
मुक्तिबोध की रचना है ना। मैंने शायद स्टार्टिंग में गलत बताया है ना, शायद मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में मैंने गलत बताया है। चलिए, मुक्तिबोध की रचना एक साहित्य की डायरी, ठीक है। देखेंगे, एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले आएगा तीसरा क्षण, फिर आएगा एक लंबी कविता का अंत, ठीक है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, फिर डबरे पर सूरज का बिंब, उसके बाद आएगा हाशिए पर कुछ नोट्स, फिर लास्ट में आएगा सड़क को लेकर एक बातचीत, ठीक है। क्रम है ये, आप लोग क्रम में इसको याद कर लीजिएगा। क्रम में साइड में, यहाँ क्रम में ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक साहित्य की डायरी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, तीसरा क्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना है। एक साहित्य की डायरी के काल्पनिक पात्र हैं कौन हैं। एक साहित्य की डायरी काल्पनिक पात्र पूछा जा रहा है ना, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। यशराज, केशव, वीर, कर, काल्पनिक पात्र आजकल पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे एक साहित्य की डायरी के तीनों जो पात्र हैं काल्पनिक पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एक साहित्य की डायरी के प्रथम अध्याय में दिनकर किसका उल्लेख करते हैं। एक साहित्य की डायरी के प्रथम अध्याय में दिनकर किसका उल्लेख करते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य का, ठीक है, सौंदर्य का। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण माने हैं। मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण माने हैं। तो इन्होंने जो है कला के 3 क्षण माने हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, कौन कौन से क्षण माने हैं। चलिए, अभी मेरे को याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, अभी याद आता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। उपर्युक्त कथन एक साहित्य की डायरी के किस शीर्षक में उद्धृत है। तीसरा क्षण में, एक लंबी कविता का अंत में, डबरे पर सूरज का बिंब में, या हाशिए का कुछ नोट्स, ठीक है। ये जो पंक्ति है ये किस क्षण में जो है, सॉरी, किस शीर्षक में जो है उद्धृत है या लिया गया है, ये बताना है। तीसरा क्षण, ठीक है, तीसरा क्षण। देखिए, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा कला के कौन 3 क्षण हैं, कौन कौन से हैं, याद ही नहीं आ रहा मुझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक साहित्य की डायरी के अनुसार कला के 3 क्षणों में किस क्षण के अंतर्गत फैंटेसी का निर्माण होता है। बताइए, राइट आंसर क्या होगा। एक साहित्य की डायरी के अनुसार जो है कला के 3 क्षणों में किस क्षण के अंतर्गत फैंटेसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा कला का दूसरा क्षण, ठीक है। दूसरे क्षण में जो है फैंटेसी का निर्माण होता है, ठीक है ना, ये कला होगा, काला नहीं। आगे देखिए, हाँ, कला के 3 क्षण माने हैं, मैं याद आ गया। देखिए, अनुभव पहला है, अनुभव, दूसरा है चिंतन, और तीसरा है अभिव्यक्ति। ठीक है, ये तीनों माना है। अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अनुभव, चिंतन और अभिव्यक्ति, ये कला के 3 क्षण माना है मुक्तिबोध ने। और चिंतन में ही जो है अभी ये क्वेश्चन पूछा था ना, दूसरा क्षण जो है, एक साहित्य की डायरी के अनुसार कला के तीनों क्षण में किस क्षण में जो है फैंटेसी का निर्माण होता है।
तो दूसरे क्षण में, ठीक है, यानी कि चिंतन में। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा का निर्माण कवि भाषा का निर्माण करता है? जो कवि भाषा का निर्माण विकास करता है वह निसंदेह महान कवि होता है। यहाँ पे निसंदेह होगा, ठीक है, निसंदेह महान कवि है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? कवि भाषा का निर्माण करता है, जो कवि भाषा का निर्माण या विकास करता है वह निसंदेह महान कवि है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? तो एक साहित्य की डायरी से लिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, एक पुराना प्रयोगवाद कभी भी भीड़ से घबराता है। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहता है। भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। उपयुक्त कथन एक साहित्य की डायरी से किस अध्याय से लिया गया है? दूसरा, ठीक है, दूसरे अध्याय से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किन लेखक ने छोटी कविता को अधूरी कविता कहा है? इनमें से किस रचनाकार या लेखक ने छोटी कविता को अधूरी कविता कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। मुक्तिबोध ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध अपनी किस कविता का उल्लेख करते हैं? एक साहित्य की डायरी जो विधा है, ठीक है, एक साहित्य की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध अपनी किस कविता का उल्लेख करते हैं? तो ब्रह्म राक्षस का करते हैं, ठीक है, ब्रह्म राक्षस का। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1964। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुक्तिबोध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। ऑप्शन बी है, सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है। ऑप्शन सी है, अनास्था आस्था की पुत्री है। आलोचक साहित्य का दरोगा है, ठीक है। ये एक सभी कथन है जो मुक्तिबोध का है, ठीक है। अब ये एक कथन देके भी पूछा जा सकता है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए, टोटल प्रश्न जो है वो 34 ही थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब जो है कल जो है देखिए यूनिट 10 से जो है जो बाकी रह गए हैं विधाएं, उनसे जो है प्रश्नों को मैं कल सॉल्व कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से जाए और आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाती हूँ, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ। वो बात अलग है कि आप लोग नहीं देखते हैं, वो मैं इसका कोई ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा जो काम है वो मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत पास में है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। इस समय आप लोग, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अगर रिवीजन नहीं करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में, भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। क्वेश्चन भी नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन जो पढ़े हैं उसका रिवीजन अब बार बार करिए, ठीक है। इतना तो आप लोग इतने बड़े तो हैं ही कि आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाना जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।